नमस्कार। बिस्तक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपको बताएंगे कि दिवाली पे अगर आपको शेयर बाजार में निवेश करना हो तो क्या ये बेहतर मौका है और आने वाले समय में कौन सी ऐसी थीम्स हैं जहां पर बेट लगाई जा सकती है। मेरे साथ विजय मंत्री जी जुड़े हैं, चीफ मेंटर एंड को फाउंडर है जीवंतिका के। विजय जी, बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए और दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। रजत जी, आपको, आपके पूरे स्टाफ को और आपकी आपके पूरे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट सर, लेकिन पहला सवाल तो यही होगा, बहुत ही चुनौतियों भरा रहा है ये 2022 का साल। एक तो इतने बड़े बड़े चैलेंजेस कैसे देखने को मिल गए और आने वाले समय में क्या ऐसे ही चैलेंजेस अगले साल भी देखने को मिलेंगे? तो मार्केट में दो तीन बड़े चैलेंजेस है। एक तो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है, जो कि यूक्रेन रशिया का है। दूसरा ताइवान और चाइना का है। उसको कब वो खत्म होगा, कब चालू हुआ, किसी को पता नहीं था। कब खत्म होगा, Recording in progress. किसी को पता नहीं है। कोई इस पे इसकी नब्ज को ढूंढ लेना इम्पॉसिबल सा लगता है। दूसरे है कि ग्लोबल मार्केट में मंदी, ग्लोबल इकोनॉमीज में मंदी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। इनके कारण क्या है? तो एक तो इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण यूक्रेन क्राइसिस इतना बड़ा नहीं है, न ही कोविड इतना बड़ा है। सबसे बड़ा क्राइसिस है कि पिछले 30 सालों से चाइना ने हर कंट्री में जो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उससे भी कम लागत पे सप्लाई किया माल। तो जैसे आप हिंदुस्तान में कोई चीज 100 रुपए में बनती है, तो चाइना से वो चीज आप 90 रुपए में, 80 रुपए में लाके बेच सकते थे। तो पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अलग अलग कंट्रीज में ऑलमोस्ट खत्म हो गई, छोटी इंडस्ट्रीज। पोस्ट कोविड लोगों ने सोचा कि अभी चाइना पे पूरा रिलाय करना बहुत मुश्किल है, तो हर जगह वेरियस प्रोडक्ट्स के अंदर डोमेस्टिक कैपेसिटी लगना चालू हुआ। तो जो आपका पहले रेफरेंस पॉइंट था चाइना कॉस्ट, वो रेफरेंस पॉइंट अभी नहीं रहा। अभी रेफरेंस पॉइंट हो गया डोमेस्टिक लैंड, डोमेस्टिक लेबर, डोमेस्टिक कैपिटल, मीन डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कुछ भी चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसकी वजह से एक बड़ा बिग टाइम का रीएडजस्टमेंट हुआ और उसकी वजह से इन्फ्लेशन सब जगह दिख रहा है। दूसरा कारण है कि पिछले 15-20 सालों में पूरा, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, एक इन्वायरमेंट के प्रति एक बहुत जागरूकता बढ़ी है। और उसकी वजह से काफी इंडस्ट्रीज को और सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को सिन इंडस्ट्री बोल दिया गया। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, मेटल हो गया। तो उसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज में कैपेसिटी कुछ नहीं आई। डिमांड इन प्रोडक्ट का धीरे धीरे बढ़ता रहा, अल्टरनेट इतने फास्ट इमर्ज होकर नहीं आ पाए। तो यूक्रेन क्राइसिस की वजह से वो एकदम सडनली बड़ा बन के आ गया। तो वो एक दूसरा रीजन है उसकी वजह से। और तीसरा, जो पूरे सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब, उन्होंने बहुत 2008-9 के बाद एक, उनको लगा कि करेंसी प्रिंट करना एक रामबाण तरीका है, हर चीज का इलाज वही है। तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत असेड इन्फ्लेशन बढ़ाया था। आप यूएस मार्केट को देखो, नास्डेक को खासकर, अभी भी नास्डेक 30% गिरने के बाद भी पिछले 10 सालों में 5 गुना बढ़ा हुआ दिख रहा है। मतलब 20% कंपाउंडेड रिटर्न आपका नास्डेक में रुपी टर्म में अभी भी दिख रहा है। उसके मुकाबले इंडियन इक्विटी का रिटर्न पिछले 10 साल का खाली 12% है। मतलब खाली 2 टाइम पैसा बना है कंपेयर टू नास्डेक 5%। तो बबल उस जोन में था, वहां पे था। वो अभी मुझे लगता है धीरे धीरे रीएडजस्टमेंट का फेज है। यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, एम्प्लॉयमेंट बहुत मजबूत है, कंपनीज के मुनाफे बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि यूएस के अंदर बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट हुई है, उसकी वजह से एक असेट इन्फ्लेशन हो गया था, वो भी रीएडजस्टमेंट हो रहा है। तो इस पूरी दुनिया में अभी खाली इंडिया और चाइना के अलावा, इंडिया और यूएस के अलावा कहीं ब्राइट स्पॉट नहीं लगता है। तो डोमेस्टिक अगर सिचुएशन खराब है, तो डेफिनेटली उसका थोड़ा इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज, इंडियन इकोनॉमी पे भावनात्मक तरीके से या थॉट प्रोसेस में पड़ सकता है। रियलिटी में मुझे लगता है नहीं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कोई बड़ा चैलेंज है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अपनी इकोनॉमी है वो रीबूट होके, आप देखिएगा आने वाले 2-3-5 सालों में बहुत ज्यादा मजबूत होके
कंटिन्यूसली उभरती रहेगी। और जो सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को हम इग्नोर कर दिए अभी तक पिछले 15-16 सालों से किसी भी कारण से, उन सेक्टर में जबरदस्त तेजी आने की हमको उम्मीद दिखती है। सर लेकिन यूके ये क्या प्रॉब्लम एरिया तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि मात्र 45 दिनों में ही सत्ता परिवर्तन हो गया, लिज ट्रस जो वहाँ की प्रधानमंत्री है उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो ये तो बिल्कुल भी स्टेबिलिटी की तरफ इशारा नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा सरदर्द ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तो नहीं बनने वाला। देखिए, ये पहले भारत जैसे देशों में होता था कि 22 दिन की सत्ता, 11 दिन का प्राइम मिनिस्टर, 45 दिन का प्राइम मिनिस्टर। अभी इंडिया में स्टेबिलिटी है और वहां ये सब चीजें हो रही है, लेकिन इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा नहीं था। यूके वर्ल्ड इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है, बट वो बात नहीं है कि यूके वर्ल्ड इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। यूके का इम्पोर्टेंस वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर धीरे धीरे मार्जिनलाइज हो रहा है। कोई भी बड़ी कंट्री है, यूके ने 200 साल तक राज किया था, तो जो उनका इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यूके इस सिचुएशन के अंदर नहीं कि ग्लोबल इकोनॉमी की नीडल किसी तरह मूव कर सके। वो ताकत यूके के पास नहीं बची है, और वो ताकत यूरोप के पास भी नहीं बची है। वर्ल्ड इकोनॉमी की नीडल मूव करने की ताकत खाली यूएस, चाइना और इंडिया के अंदर है। तो यूके में जो हो रहा है उसका डेफिनेटली सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आएगा, यूरोप में इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसका इम्पैक्ट इंडियन बाजार में कुछ खास बड़ा रहेगा। आप देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, यूके का मार्केट ऊपर चला गया। राइट, लेकिन सर इंडियन मार्केट्स पे ये एफआईज अभी भरोसा नहीं कर रहे हैं, पता लग रहा है डीआईएस के दम पे हम स्टेबल हैं। लेकिन क्या हमारे मार्केट्स ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले महंगे हो चले हैं? इस पे आपके कमेंट्स क्या हैं? एक्चुअली ये बहुत ही मतलब वेरी ऑनेस्टली बचकाना सा एक ऑब्जर्वेशन है लोगों का कि इंडियन मार्केट्स आर अवेलेबल एट द प्रीमियम। इंडियन मार्केट्स पिछले 15-20 सालों से हमेशा ही प्रीमियम पे रहे हैं, और उसके 3-4 बहुत बड़े कारण हैं। एक कारण है कि जो इंडियन मार्केट की ब्रेड्थ है, डेप्थ है, वो किसी भी मार्केट के नहीं है। ताइवान मार्केट में 60%, 68% खाली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे चलता है। रशियन मार्केट में 60% एनर्जी है। चाइना के अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, इनका डोमिनेंस ज्यादा है। ब्राजील को आप देखो, अर्जेंटीना को देखो, तो कमोडिटी बेस्ड कंट्रीज है। इंडिया ही ऐसा बाजार है लाइक यूएस कि वहां किसी भी सेक्टर का एक तो डोमिनेंस नहीं है। दूसरा, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया इन कंट्रीज से बहुत आगे है। इंडिया में सत्ता परिवर्तन बड़ा एफर्टलेसली हो सकता है कि लोगों ने वोट दिया, दूसरी पार्टी आ गई। हमने देखा दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जिसका अस्तित्व भी 5-10 साल का है, पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, बीजेपी कांग्रेस को हरा के सत्ता में परिवर्तन कर लिया। क्या ये चीजें आप चाइना और रशिया के बारे में सोच सकते हो? दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण है, इंडिया ने आज तक अपने इंटरनेशनल डेट पे कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया। तो वर्ल्ड अभी इंडिया को इमर्जिंग मार्केट में नहीं डाल रहा है, इमर्जिंग मार्केट से अलग रख रहा है, क्योंकि जो इंडिया का सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे प्रेस हो गया, चाहे पार्लियामेंट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, जुडिशरी हो गया, हम चाहे उसके ऊपर कितने भी सवाल उठाएं, लेकिन आज वो सब के सब डेवलप वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के हैं। और इनको क्रिएट करने में 5-10 साल, इनको क्रिएट करने में 50-60-70-80 साल लगते हैं। तो वर्ल्ड इस बात को रियलाइज कर रहा है। इंडिया ऐसी कंट्री है कि जहां आप सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हो, कोर्ट में केस जीत सकते हो, और उसके बाद भी आप कंटिन्यू अपना बिजनेस कर सकते हो। क्या ये आप सोच सकते हो चाइना में, ब्राजील में, रशिया में? आज चाइना में टेक कंपनीज को सरकार ने पूरा मतलब धराशायी कर दिया, उनके पूरे बिजनेस मॉडल। इंडिया में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इंडियन मार्केट कंटिन्यूस बेसिस पे ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में, खासकर इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में, प्रीमियम पे रहे थे, रहे हैं और रहेंगे। राइट, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट सीजन गया है सर, उसमें आईटी मेजर्स के नतीजे आ चुके हैं, कई बैंक्स के नतीजे आ चुके हैं, एफएमसीजी में आईटीसी के नतीजे आ चुके हैं। आपको अभी तक का रिजल्ट सीजन कैसा लगा? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हम तो मंदी की बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां, इवन आईटी भी जो स्टॉक मार्केट में ट्रैक हो रही हैं, वो नतीजों के बाद टूट नहीं रही हैं अभी। देखिए, एक तो आप कंपनी के रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद आप
एयरपोर्ट पे चले जाइए, मॉल्स पे चले जाइए, बाजारों में चले जाइए, तो मंदी तो मन के अंदर है, बाजारों में तो नहीं दिखती मंदी हमको। आज एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देख लीजिए, आपने अपना नया टीवी चैनल चालू किया है, आप लोगों को हायर करके देख लीजिए किस सैलरी हाइक पे आपको हायर करना पड़ेगा। कोई भी आदमी अगर भारत में मंदी की बात करता है तो मेरा सिंपल उससे सवाल ये है कि आप एक चाय की दुकान चालू करके दो आदमी को हायर करके देख लीजिए, एक कपड़े की दुकान खोल लीजिए, कुछ भी अपना बिजनेस चालू करके लोग हायर करके दिखा दीजिए मुझे। तो मंदी तो हमने मन में बना रखी है। मंदी इंडियन इकोनॉमी के अंदर खाली पिछले 30 सालों में खाली कोविड के पीरियड में जीडीपी 7% बढ़ी है, घटी है। उसके अलावा इंडियन मार्केट में मंदी आई ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा हमारा शुरुआत हुआ है। तो मेरे को तो भारतीय बाजारों में किसी भी तरह की मंदी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट भागने वाले, मार्केट नहीं भागने वाले, लेकिन भारतीय बाजारों में मंदी नहीं है। एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स हमको देखना चाहिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो मैट्रिक्स है कि आईटी कंपनी के रिजल्ट सितंबर के तो आ गए, अभी जब रीनेगोशिएट करने जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स आईटी कंपनी अगले साल के लिए, और आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्लोबली लिंक्ड इंडस्ट्री है, तो अगर वहां जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ रहे हैं, वहां किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, क्या उनको हाइक्स मिल रही है, क्या रीनेगोशिएट लोअर प्राइस पे हो रहा है, उससे काफी आइडिया लग जाएगा कि ग्लोबल मंदी का असर कितना है और कितना नहीं है। आई विल नॉट गो बाय व्हाट फ्यू पीपल टेल अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी। अगर इंडियन आईटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज रेट पे मिल रहा है तो मंदी मन की है, बाजार की नहीं है। अच्छा, तो फिर इस साल तो बहुत हिचकोले खाए ना मार्केट ने। ये अगले साल के लिए क्या ऐसे ही वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी मार्केट्स में, या फिर हाँ क्लियर कट डायरेक्शन दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो बाजार ने पचा ली हैं ऑलरेडी। तो क्या यहाँ से आपको नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स बाजार क्या यहाँ से अभी ऊपर नज़र आता है एक साल के दौरान? एक साल कभी भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एक साल का व्यू देना, बट मुझे लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा। उसका कारण है कि अगर यूक्रेन और चाइना ताइवान की क्राइसिस रही तो बाजार अनसर्टेन रहेगा, यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहेगा। यूएस की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इम्पैक्ट 8-9 महीने बाद एक्चुअल इकोनॉमी के ऊपर आएगा, तो मार्केट उन सबको ऑब्जर्व करेगा। अगर यूक्रेन और चाइना वाला ताइवान वाला मैटर सॉर्ट आउट हो गया तो बड़ा पैसा मेरे को लगता है कि यूरोपियन मार्केट में और चाइनीज मार्केट में जा सकता है, क्योंकि चाइना का पी मल्टीपल 10 के आसपास है। और अभी बैंक ऑफ अमेरिका का सर्वे आया एशिया के फंड मैनेजर का, तो वो हाईएस्ट पॉजिटिव उनका चाइना हांगकांग पे था और इंडिया पे नेगेटिव था। तो एक तो ये मैटर ग्लोबल फ्लोज का हम देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी एक साल का रिटर्न अच्छा नहीं लग रहा है इक्विटीज पे। 6 महीने, 3 से 6 महीने बाद 2 साल का रिटर्न भी काफी कम दिखेगा। साथ साथ इंटरेस्ट रेट इंडिया में बढ़ रहा है, तो पहले जो बैंक एफडी या लिक्विड या डेट फंड का 3-4% का रिटर्न है, अभी वो रिटर्न लिक्विड फंड में 6.5 हो गया, मनी मार्केट अल्ट्रा टॉप शॉर्ट टर्म में 7% हो गया। तो इन्वेस्टर उसका कंपैरिजन करेगा, तो हो सकता है इन्वेस्टर थक के थोड़ा पैसा अलोकेशन डेट में कर दे, उसके वजह से मार्केट में 5, 7, 8, 10% का करेक्शन आए। मेरे हिसाब से ये बाजार हर टिप पे खरीदने का बाजार है। मैंने 2022 के बिगनिंग में नोट लिख के बोला था कि 2022 में पैसा नहीं बनेगा, यहाँ पैसा डालने का समय है। सिमिलरली अगले 3 से 6 महीने मुझे लगता नहीं कोई बड़ा पैसा बनेगा, लेकिन ये पैसा बनाने का, पोर्टफोलियो बनाने का समय है। ये पैसा रिटर्न देखने का समय नहीं है। पर इस समय फिर आपने जो अभी ये एफडीज का मुद्दा छेड़ दिया, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो क्या ये एलोकेशन एफडीज में कर देना चाहिए? इंटरेस्ट रेट इतने ल्यूक्रेटिव हो गए हैं, या फिर यहाँ से और बेहतर इंटरेस्ट रेट्स मिल सकते हैं बैंक एफडीज में सर? एफडी में तो पैसा डालना ही नहीं चाहिए। ऐसा आप बिल्कुल नहीं। देखिए, कल परसों एचडीएफसी लिमिटेड ने एक साल का कमर्शियल पेपर 7.25% पे बोरो किया, एचडीएफसी लिमिटेड ने, जो कि ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनी है। एक साल का बैंक एफडी क्या है? 4%, 5%। उन्हीं बैंक का जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो बैंक, सारे बैंक जो बाजार से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से बोरो करते हैं 3 महीने या एक साल वाला, वो एक साल पहले 3.5-4% था। अभी वो सबका सब 7.5%, 7.8, 9% क्या
7.5 पौने 8 8% के आसपास हो गया है। लेकिन बैंक ने अपना एफडी रेट नहीं बढ़ाया है, क्योंकि बैंक एफडी रेट सबसे धीरे और सबसे कम बढ़ता है। तो एफडी के मुकाबले डेट म्यूचुअल फंड में देखिए, मनी मार्केट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड का वाईटीएम 7%, 7.25% हो गया है। मीडियम टर्म क्रेडिट फंड का वाईटीएम 8% के ऊपर है। कॉल मनी, जहाँ की बैंक एक दूसरे को पैसा देते हैं, वो 6.25% है। मतलब आप बैंक एफडी से भी ज्यादा है जो कॉल मनी, आप एक दिन के लिए भी पैसा रख सकते हैं। तो एफडी के कंपैरिजन में फास्टर रीप्राइसिंग डेट म्यूचुअल फंड के अंदर होती है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है इन्वेस्टर की कि ये वंस इन 5 to 10 ईयर वाली अपॉर्चुनिटी डेट म्यूचुअल फंड में अगले 3 से 6 महीने में इमर्ज हो रही है, उसका पूरा का पूरा फायदा उठाए। राइट सर, कमिंग बैक टू द मार्केट्स, अब अगले साल के लिए या फिर पोजिशनली आपको क्या लगता है कौन सी थीम्स बाजार पे पकड़ मजबूत करेंगी? अच्छा, इसको ऐसे पूछते हैं कि अगर 1 लाख रुपए किसी के पास हो तो उसको किस तरीके से एलोकेट करना चाहिए स्टॉक मार्केट पे? देखिए, सबसे बड़ा सेक्टर जो हमको लगता है तेजी वाला पकड़ने वाला है वो है बैंकिंग। और रीजन क्या है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट या फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में बैंक का मार्जिन बढ़ जाता है। बिकॉज राइजिंग इंटरेस्ट रेट में लोन रिप्राइस बहुत फास्ट हो जाता है और एफडी रिप्राइसिंग होने में समय लगता है। तो आपका जो हाउसिंग लोन 6.5% का था, वो बहुत जल्दी 8.5 हो जाएगा, ऑलरेडी पहुंच गया, चालू हो गई है। लेकिन एफडी रिप्राइस नहीं होती है, तो आपकी लायबिलिटी रिप्राइस नहीं हो रही, लेकिन जो आपकी असेट है जिसपे आप पैसा कमा रहे हो वो रिप्राइस हो गई है। तो बैंक का निम बढ़ जाता है। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में वही होता है कि आप एफडी रेट कम कर देते हो, लेकिन लोन का रेट कम होने में समय लगता है। दूसरा, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। तो आप बैंक का क्रेडिट ग्रोथ देखो, काफी सालों बाद डबल डिजिट के अंदर है। और सारे बैंक की इसके आपने कमेंट्री सुनी है, दे आर ग्रोइंग 20% के आसपास। तो बैंकिंग इंडस्ट्री, और दे आर अवेलेबल एट वेरी गुड वैल्यूएशन। तो बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी, उन्होंने सारा प्रोविजनिंग वगैरह सब कर लिया। दूसरा, हमको बहुत अच्छा इंडस्ट्री लगता है कि इंडिया में पिछले 10 सालों में कंजम्पशन बेस्ड थीम बहुत अच्छा काम की। नेस्ले, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, ये सारा बहुत अच्छा काम किया। अभी मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत बड़ा काम करेगा, वो पिछले 10 15 सालों के अंदर मिस हो गया। तो कैपिटल गुड्स हो गया, बिजनेस साइकिल रिवाइव हो रहे हैं इंडिया के अंदर, कैपेक्स आ रहे हैं। तो वो सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बहुत अच्छा करने वाला है। और तीसरा सेक्टर इकोनॉमी का बहुत अच्छा करने वाला मेरे हिसाब से वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ थोड़ा करेक्शन भी आ गया है। और इंडिया में 60 साल की उम्र के 13 14 करोड़ लोग हैं। और फार्मास्यूटिकल इज न्यू एफएमसीजी, क्योंकि आप बिस्किट खाना या नूडल्स खाना बंद कर सकते हैं, लेकिन एक दफा अगर आपने डायबिटीज या बीपी की दवाई ली तो आपको 20 30 साल तक उसका कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, बिजनेस साइकिल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऐसे है जो अच्छा रहने वाले हैं। अलोकेशन कैसा करें? मैं तो म्यूचुअल फंड वाला बंदा हूं, तो मैं तो एक ही बोलूंगा कि जितना ज्यादा पैसा आप मिड कैप मल्टी कैप फंड में डाल सके उतना अच्छा रहेगा। राइट विजय सर, बहुत शुक्रिया अपने समय बिस्तर को देने के लिए, और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की ओर से आपको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपको, आपके दर्शकों को, आपकी टीम को, सबको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि सबके लिए ये पर्व पावन पावन हो, सबके घरों में खुशियां लेके आए और धन वर्षा करें। धन्यवाद। थैंक यू सर।